सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लेकर आया हूं क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संविधान निर्माण। और आज हम यहां पर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रंग भेद क्या है? ऑप्शन देखेंगे, नस्लीय भेदभाव की एक प्रणाली, जाति का भेदभाव, सी देखेंगे शिक्षा पर भेदभाव, अर्थव्यवस्था पर भेदभाव। तो अगर इसका आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नस्लीय भेदभाव की एक प्रणाली। तो देखो, रंग भेदभाव है क्या कि रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि नस्लीय भेदभाव करना। तो नस्ल में क्या होता है, तो गोरा व्यक्ति गोरा होता है या तो काला होता है, तो उसकी नस्ल के ऊपर भेदभाव करना ही रंग भेदभाव कहलाता है। जैसे कि आपने साउथ अफ्रीका में देखा था, जो गोरे जो लोग थे वो कैसे भेदभाव कर रहे थे वहाँ के जो काले थे यानी कि अश्वेत जो लोग थे उनके साथ। तो ये क्या था, रंग भेदभाव या नस्लीय भेदभाव इसको हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रंग भेद व्यवस्था विशेष रूप से किसके लिए दमनकारी थी या किसको इसमें किसके साथ शोषण हो रहा था, किसके साथ गलत हो रहा था? ऑप्शन देखेंगे, काले के साथ, गोरे के साथ, रंगीन के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काले के साथ। जिस साउथ अफ्रीका में आपने देखा था जो काले लोग थे उनके साथ क्या हो रहा था, दमनकारी नीतियाँ थी एक तरीके से, यानी कि गोरे जो थे वो दमन कर रहे थे, यानी कि उनको शोषण कर रहे थे वहाँ के कालों के साथ, जो काले थे, सॉरी माफ़ करिएगा, वहाँ पे जो काले लोग थे। ठीक है, वैसे काले भी बोलना भी एक तरीके से गलत बात होती है किसी को, बट यहाँ पर हिंदी में हम यही बोलेंगे, या एक शुद्ध रूप से हम कह सकते हैं अश्वेत। क्या बोल सकते हैं, अश्वेत। ठीक है, जो गोरे ना हो या काले हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सज़ा क्यों दी गई? क्या वजह थी कि नेल्सन मंडेला, आपको पता है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो क्या नाम, उनका नाम क्या है, तो नेल्सन मंडेला, जो कि महान व्यक्ति थे एक तरीके से, और अपने देश के लिए वो 28 साल जेल में रहे। आप सोच के देखिए 28 साल कितना एक लंबा समय होता है। तो सज़ा तो दी गई थी आजीवन की, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वापस उन्हें भी जेल से निकाल दिया गया। तो 28 साल तक जेल में रहे थे, आप सोच के देखिए। ठीक है, किसके लिए, तो देश के लिए। आप ऑप्शन देखेंगे तो उनको आजीवन कारावास क्यों दिया गया, ये सज़ा क्यों दी गई? ऑप्शन में देखेंगे, रंग भेद, दूसरा राजद्रोह के लिए, अश्वेतों के खिलाफ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या रंग भेद, क्या इन्होंने रंग भेद भाव किया था? नहीं, बल्कि इनके साथ, इनकी कम्युनिटी के साथ, इनकी कौम के साथ रंग भेदभाव हुआ था। ठीक है जी। दूसरा देखेंगे, राजद्रोह के लिए। हाँ, तो उस समय क्या था कि गोरों का राज था, गोरे जो थे, जो अंग्रेज थे वो राज कर रहे थे। तो उस समय जो था, राजद्रोह का मतलब यही होता था कि अगर आप आवाज़ उठा रहे हो, गोरों के जो काम है, गलत काम है, उनके खिलाफ़ अगर आप आवाज़ उठा रहे हो तो आपको राजद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। और उस समय नेल्सन मंडेला को साथ भी यही किया गया था और इसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था आजीवन कारावास के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजद्रोह के लिए। चलिए अब क्वेश्चन हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार रंग भेद की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव करती है? तो रंग भेद की जो व्यवस्था थी वो दक्षिण अफ्रीका में कैसे भेदभाव कर रही थी, किस आधार पे? देखिए, और पहला ऑप्शन देखेंगे, सार्वजनिक सुविधाओं का अलगाव, यानी कि सार्वजनिक जो सुविधाएं थी क्या अलग अलग थी। दूसरा देखेंगे, सार्वजनिक स्थानों का समान उपयोग, क्या सबके लिए बराबर का हक था सार्वजनिक जगहों पर? केवल स्कूल अलग थे, केवल कार्यालय अलग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक सुविधाओं का अलगाव। जो भी पब्लिक जो चीज़ें थी, यानी कि चाहे पार्क हो गया या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, बस वगैरह, तो इन सभी चीज़ों को अलगाव कर दिया गया था। यानी कि गोरे जो लोग थे उनके लिए विशेष सुविधाएं थी और जो काले जो लोग थे उनके लिए सुविधाएं नहीं होती थी। चाहे बीच की बात कर लो, जो समुद्र का किनारा होता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पर, पब्लिक चीज़ें थी जिनको अलग अलग रखा गया था, गोरों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत शासन ने अपने नीतियों को बदलने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, श्वेत शासन का मतलब जो गोरे थे उन्होंने अपनी नीतियों को क्यों बदलना चाहा, ऐसी क्या वजह थी कि वो नीतियाँ बदलना चाहते थे आगे चलकर? ऑप्शन देखेंगे, जैसे जैसे विरोध और संघर्ष बढ़े,
लोग श्वेत शासन का समर्थन करते हैं, लोगों ने संघर्ष बंद कर दिया, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन देखेंगे, पहला यहाँ पे दे रखा है जैसे जैसे लोग विरोध और संघर्ष बढ़े, तो जैसे जैसे लोगों ने संघर्ष किया, विरोध किया, वैसे वैसे जो श्वेत थे, जो गोरे थे, उनको अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़े, निर्णय बदलने पड़े, ठीक है ना, क्योंकि इनका विद्रोह बढ़ रहा था। तो बाकी ऑप्शन आप देखिए वो सारे ऑप्शन गलत हैं, तो पहला ही आपका ये वाला पहला ऑप्शन ही सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे जैसे विरोध और संघर्ष बढ़े वैसे वैसे श्वेत शासन ने अपनी नीतियों में बदलाव किए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ANC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है। ANC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देखेंगे, एशियाई राष्ट्रीय कांग्रेस, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, एंग्लो अफ्रीकी कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसे इंग्लिश में कहेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ए से अफ्रीकन और एन से नेशनल और सी से होगा कांग्रेस, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर ANC का फुल फॉर्म, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन देखेंगे, अधिकारों का खंड, प्रस्तावना, नागरिकता का खंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? तो देखिए प्रस्तावना संविधान का सबसे फ्रंट पेज होता है, ठीक है। आप भारत में भी अगर पढ़ेंगे तो ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या है, भारत का ये प्रस्तावना है। इसी प्रकार वहाँ की जो प्रस्तावना है वो उसकी विशेषता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है। अब देखिए 28 वर्ष नेल्सन मंडेला जेल में रहे, और जिन दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ठीक है, और वो पुस्तक का नाम क्या था? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या नाम था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब हिंदी में देखेंगे तो इसका ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता के लिए लंबी पैदल यात्रा, दूसरा देखेंगे स्वतंत्रता, देश और स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के लिए लंबी पैदल यात्रा, यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान के लिए संकल्प अपनाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था, और ये क्या था? तो आपकी ऑप्शन बता दूं पहले आपको। ऑप्शन देखेंगे इसका क्या है कि 1928 दिल्ली, 1929 लाहौर, 1930 लखनऊ, 1931 कराची। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान के लिए, कि भारत का जो संविधान है उसके लिए एक संकल्प अपनाया कि हम अपना संविधान बनाएंगे। और ये जो संकल्प था, ये इसको मतलब कहाँ पर ये बातचीत हुई? तो जी की कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कब हुआ? तो 1931 में, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने भारतीय संविधान का एक संकल्प अपना लिया कि हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ेंगे। एक संवैधानिक निकाय जो भारत में चुनावों के संबंध में निर्णय लेता है। देखिए एक ही है जो पूरे चुनावों को कंडक्ट करवाता है, चुनाव करवाता है, ठीक है, या पार्टी को सीट देता है, या पार्टी को मान्यता देता है। कोई नई पॉलिटिकल पार्टी जब बन रही है तो उसके चुनाव चिन्ह को मान्यता देना, ठीक है, उस पार्टी को मान्यता देना। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? ये कौन सी संस्था करती है? तो ऑप्शन देखेंगे, UPSC। तो UPSC का काम है क्या ऐसा, चुनाव करवाना या इन सब चीज़ों में? संवैधानिक निकाय में जो भारत में चुनाव के संबंध में निर्णय लेती हैं कि चुनाव कब होंगे, किस राज्य में होंगे, ये काम UPSC का होता है? बिल्कुल भी नहीं। चुनाव आयोग, अगले देखिए सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। इसी का काम होता है कि हर एक राज्य में, जितने भी राज्य हैं वहाँ पे चुनाव कंडक्ट करवाना, ठीक है। चुनाव कितने अंतराल में होंगे, जो भी जब समय होगा तो वहाँ पर कंडक्ट करवाना, सब सही से मतलब चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सारे काम चुनाव आयोग के होते हैं। या पार्टी कोई धांधली तो नहीं कर रही, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है, ये सारे काम किसके होते हैं? चुनाव आयोग के होते हैं, वो इन पर नज़र रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 11 की, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सही अर्थ है। अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि एक तरीके से भारत क्या है? भारत एक तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है। अब हम खुद से अपने डिसीजन लेते हैं एक तरीके से। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में है क्या? आप देखिए ऑप्शन देखेंगे, वंशानुगत शासक। क्या यहाँ पर वंशानुगत शासक होते हैं क्या, कि राजा का बेटा राजा होता है क्या? बिल्कुल रॉन्ग, ये तो होगा ही नहीं। राज्य के लिए
प्रमुख चुने जाते हैं। जो राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ पर किसी देश से है, तो देश में जो प्रमुख होता है, लीडर जो होता है, वो चुने जाते हैं। क्या ये राइट है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लोग चुने ही जाते हैं। अगला भी अगर आप पढ़ेंगे तो देखो, प्रमुख नामित किया गया है। प्रमुख जो होता है, क्या लीडर यहाँ पर नामित होता है, नाम से उसको चुना जाता है? बिल्कुल भी नहीं, उसका चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आएगा बी, राज्य के प्रमुख चुने जाते हैं। आपको समझ आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करेंगे। सरोजिनी नायडू को डैश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अब देखिए, सरोजिनी नायडू जो थी फ्रीडम फाइटर भी हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर भी हैं, और इसके साथ वो पहली राज्यपाल थी। अब राज्यपाल क्या होता है? देखो, जैसे देश के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है जी। जो जब भी कोई नियम बनेगा तो अंतिम सिग्नेचर जो होंगे वो राष्ट्रपति के होंगे, और वो नियम पूरे देश में लागू हो जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का ही एक अंग होता है। इसी प्रकार किसी राज्य में जब कोई नियम पारित करना होता है तो राज्यपाल के साइन होते हैं। तो हर एक राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। आई होप आपको समझ आ गया राज्यपाल क्या होते हैं। तो जो राज्यपाल है, पहली राज्यपाल किसे बनाया गया? सरोजिनी नायडू को। और किस राज्य से बनाया गया? देखिए ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि जो पहली जो राज्यपाल थी वो उत्तर प्रदेश से सरोजिनी नायडू बनी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 13 की। भारत का संविधान सबसे पहले कब तैयार किया गया था? देखिए यहाँ पर बात शुरू से ही अगर हम संविधान की बात करें तो काफ़ी समय से ही संविधान की चर्चा हो रही है, ठीक है जी, कि संविधान बनाया जाएगा, या हमने संकल्प ले लिया, जिससे मसौदा समिति भी कहा गया। मसौदा मतलब जिसमें हमने संकल्प लिया कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे हमने साइन किए कि हम संविधान को बनाएंगे। देखिए ऑप्शन देखेंगे इसका 1930, 1931, 1928, 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। तो 28 से ही संविधान को ही हम कहते हैं पहला संविधान 28 में ही तैयार किया गया, ठीक है जी। फिर भी हम अगर आप भी कहीं सर्च करेंगे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो वहाँ पे भी आपको यही बताएगा कि पहला संविधान हमारा जो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। बट यहाँ पर जो तैयार होने की बात है ये कुछ शुरू की बात हो रही है कि सबसे पहले जब हमारा देश अब इस समय जब गुलाम था तब की बात हो रही है कि तभी भी हमने यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे कि हम संविधान बनाएंगे जिसमें हम बंधुता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 की। आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? देखिए ऑप्शन देखेंगे, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और जी दुर्गाबाई देशमुख। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आंध्र महिला सभा की। आंध्र, ठीक है, राज्य है ये। तो यहाँ की संस्थापक कौन थी? तो ये थी जी दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन देखेंगे कि भारत के लोग देश के प्रत्यक्ष शासक हैं, ठीक है जी। अगला देखेंगे कि अंतिम संप्रभुता लोगों के साथ निहित है, और दोनों ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अंतिम संप्रभुता लोगों के साथ निहित है। यानी कि अगर हम देश की बात करें तो देश क्या है? तो देश तो जो लोग हैं वही तो देश है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि देखो भारत क्या है, तो भारत के जो लोग हैं, इंडियन हैं हम, जो वही हम ही तो देश बना रहे हैं एक तरीके से। तो हमारे आखिरी जो अंतिम जो संप्रभुता होगी वो लोगों के साथ निहित है, कि हमारे साथ निहित है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा है कि संप्रभुता का मतलब एक तरीके से प्रभुत्व कौन होगा, प्रभुत्व किसका होगा? जनता का। मतलब शासन में कौन है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन हम अपने एक उम्मीदवार को चुनते हैं, वो नेता बनता है, तो अंतिम में कौन है? तो जनता है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। डैश लोगों की एक अच्छे समाज के निर्माण की आकांक्षा को व्यक्त करता है। अब बताइए कि कौन जो है लोगों की एक अच्छे समाज के निर्माण की आकांक्षा को व्यक्त करता है, कि समाज कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो ये कौन निर्धारित करता है, किसकी वजह से
है? ऑप्शन देखेंगे, सरकार निर्धारित करती है, क्या सरकार पे डिपेंड करता है, क्या सरकार चाहती है, बहुसंख्यक, संसद या संविधान? जो संविधान है वो चाहता है कि सभी समान रहें, सभी को वोट देने का अधिकार हो, सभी के पास मौलिक अधिकार हो। ठीक है जी, तो ये सारे अधिकार हमें कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। ठीक है, सभी देश में एक नैतिक व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, शांति व्यवस्था बनी रहे, ये कौन चाहता है? संविधान चाहता है। तो ये आपको समझ आ रहा है क्या? ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पहले हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इससे कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए, ये जो पूरी लाइन है ये एक व्यथा को दर्शाया जा रहा है। व्यथा क्या कि हमें एक इतने समय बाद आज़ादी मिली, और आज़ादी और सत्ता जब हमें मिली तो जिम्मेदारी लेकर आई। हमारे ऊपर क्या आई? जिम्मेदारी। पहले हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन अब हमारे पास खुद की जिम्मेदारी है, अपने देश को संभालने की जिम्मेदारी है। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, और ये जो बात हो रही है कि हम इतने समय से आज़ादी, देखो यहाँ लिखा है ना, आज़ादी के जन्म से पहले हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है। प्रसव पीड़ा एक कैसे समझ लो कि एक महिला जब एक माँ जो है अपने बच्चे को जब वो उत्पन्न कर रही होती है, प्रेग्नेंट जब होती है, तो वो अपने बच्चे को जब उत्पन्न कर रही होती है तो वो पीड़ा कैसी होती है? प्रसव पीड़ा कहलाती है। और वही पीड़ा यहाँ महसूस हो रही है कि हमें आज़ादी मिली, हम एक तरीके से नया जन्म हुआ हमारा, और ये पीड़ा हमने झेली एक तरीके से, प्रसव की पीड़ा, तब आज़ादी मिली। तो ये लाइन जो है वो किसने कही थी? ये किसके द्वारा कही गई थी? ऑप्शन देखेंगे, पहला देखेंगे सरदार पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या सोमनाथ लाहिड़ी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी जी ने ये लाइन जो है वो बोली थी। तो देखिए, यहाँ पर तो हम 17 क्वेश्चन है आज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ, इसकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो लेकर आएँ, तो प्लीज़ बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखा करिए, और जो यहाँ तक अभी भी बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद बोलते हैं उनको। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपके प्यारे से कमेंट से ना हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आते रहें, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। और यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो से अपनी पेपर की तैयारी करते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। और आपको क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कमी रहेगी तो हम सुधारेंगे, और अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने हमें सपोर्ट किया। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।